अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी। इस वीडियो में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन बुक के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ये तो सिर्फ और सिर्फ बायो है, आप केमिस्ट्री फिज़िक्स भी पढ़ सकते हैं, और प्लस इन तीनों के नोट्स सिर्फ और सिर्फ 500 में, जिसमें स्टार्ट के 1 वीक आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, जस्ट बिकॉज आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो जल्दी से जाइए और इनबॉक्स करिए। जिसका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इसके लफ्ज़ पर ही जाएं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे, तो बायो मतलब लाइफ होता है, लॉजी मतलब स्टडी। अब इसके साथ अटैच है मॉलिक्यूल्स यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स के जिनके जो एसोसिएटेड हों लाइफ से, कहीं ना कहीं वो लाइफ से एसोसिएटेड होंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और ये प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हम इंसानों में और प्लांट्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये उनमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब ये इंट्रो दिया हुआ है इसी ब्रांच का कि जिसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं हम बायोकेमिस्ट्री, कि जिसमें लाइफ एसोसिएटेड होती है केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स के साथ। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो बेसिस होते हैं इंसानों की लाइफ के। इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी भी गई है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि जो प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हम सांस लेते हैं, वो उससे जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी के, एक बॉडी कैसे बनती है, हम सेल से मिलकर बनते हैं। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में कैसे फ़्लो करती है, डीएनए की फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन पाई जाती है। और एंजाइम की सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, इनकी सिंथेसिस ये कैसे बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये तमाम जो मैकेनिज़म्स हो रहे हैं ये कंट्रोल कैसे हो रहे हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन चीज़ों के बारे में और एबनॉर्मल मैकेनिज़्म के बारे में। यानी अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि एक वर्क अगर ए से बी बनना है और बी से सी बनना है, तो हमारे पास ये वर्क हो रहा है, ये एक मैकेनिज़्म हो रहा है, ये एक नॉर्मल वर्क हो रहा है। लेकिन अगर अब ए से सी बनेगा तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी ये जो डिसऑर्डरिंग हो रही है ये डिजीज़ की तरफ कॉज करती है। यानी अगर ये कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर तो ये डिजीज़ कॉज कर सकती है, यानी इसकी वजह से बीमारी पैदा हो सकती है। तो इसने दरवाजे खोले हैं मेडिसिन के भी। बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है, इससे हमें मेडिसिन के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानने को मिला है कि जो ये एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कैसे कंट्रोल की जाती हैं मेडिसिन के थ्रू। अब रिसेंट जो कॉन्सेप्ट है, रिसेंट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हमें ये बताया जाता है, यानी उसने हमें इतना इनेबल किया है, इतना लाइक किया है कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है बायोलॉजी की वो कैसी हैं। जैसे सेल जो होता है वो एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कैसे बनाता है। हमें पता है कि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। अब ये एक सेल होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स, टिश्यू से क्या मिलकर बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक हम बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि एक सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, और सेल की जो ग्रोथ है वो कैसे कंट्रोल होती है, और कैंसर जो होता है वो क्यों होता है, और हमारी जो याददाश्त होती है वो कैसे काम करती है। तो बायोकेमिस्ट्री ही एक ऐसी ब्रांच है कि जो इन तमाम सवालों के जवाब देती है हमें। अच्छा, हम जानते हैं एज वी नो कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं, और टिश्यूज़ किसके बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और सेल किससे मिलकर बने होते हैं, सेल का जो केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से बने हुए होंगे, तो केमिकली बॉन्डेड एटम से मिलकर बने हुए होंगे। यानी इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो फंडामेंटली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लिविंग थिंग्स जो हैं, हम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने हुए हैं केमिकल्स के।
तो इसीलिए जो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी अभी आपने नहीं पढ़नी है, आप 10th में पढ़कर आ चुके होंगे मेरे ख्याल से, फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दो। और स्ट्रक्चर और फंक्शन एक सेल का डिपेंडेंट होता है, एक सेल का किस पर, केमिकल कंपोजिशन पर, कि वो भाई किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है। देयरफॉर हमारे लिए ये लाजिम है कि पहले हम स्टडी करें उन केमिकल कंपोजिशन की सेल के अंदर, ताकि जो ये हमारे सेल के अंदर काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसकी मदद से हम स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकेंगे कि सेल किस तरह बना हुआ है और उसमें जो काम हो रहा है, उसमें जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म का, कि जो हम खाना खाते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स से छोटे छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हमें ये कन्वर्ट कौन करता है, ये मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स मिलकर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये केमिकल कंपोजिशन कैसी है सेल की, एंड देन आगे इसमें बताया गया है सेल की केमिकल कंपोजिशन। अब ये ऑलरेडी हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली किसके बने हुए होते हैं, वो सेल के बने हुए होते हैं। और लिविंग सेल जो होता है उसके अंदर एक मैटर होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, ये हमारा सेल होता है, ये हमारा सेल होता है, इसके अंदर होता है एक अदद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसमें भी फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमारे जो सेल के अंदर इस जगह जो फ्लूइड होता है उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को मिलाकर और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर ये जो फ्लूइड बनता है, ये टोटल चीज़ क्या कहलाती है, ये है प्रोटोप्लाज्म। ओके, यानी ये वो मैटर होता है जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, जो हमारे सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, जो मतलब पूरा उसका बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म का। अब एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन अगर हम प्रोटोप्लाज्म की देखें तो वो परफेक्टली तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन केमिकली ये जो कंटेन करता है 70 to 90% ये पानी का कंटेन करता है, यानी पानी इसमें 70 to 90% होता है। और अगर वाटर इसके अंदर से निकाल दिया जाए, वाटर को अगर एवापोरेट कर दिया जाए, यानी हमारे कपड़े जैसे सूखते हैं ना, तो जैसे वो गीले होते हैं, वो वेट होते हैं, तो वो एवापोरेट हो जाते हैं, यानी उनके अंदर से जो पानी होता है वो गैस बन के एयर के अंदर चले जाता है। ये होती है एवापोरेशन। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि अभी मैं थोड़ा सा जुकाम पड़ गया था, इसमें कह रहे हैं कि अगर वो जो प्रोटोप्लाज्म है, अब इसके अंदर से अगर हमने पानी को एवापोरेट कर दिया, पानी को हमने बुखारात की सूरत में बाहर निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा, इसके अंदर जो मास बच जाएगा उसे हम कहेंगे ड्राई वेट। ओके, सेल के अंदर जो मौजूद प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर उसके अंदर जो वाटर है टोटल, उसको हमने अगर एवापोरेट कर दिया, तो जो बाकी चीज़ बच जाएगी, जो चीज़ रह जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट ऑफ सेल। अब ये जो ड्राई वेट ऑफ सेल होता है, ये कंसिस्ट होता है मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स। ये कंटेन करता है कार्बन की लंबी लंबी जो चेन्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, और जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और जो टाइप होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, मैंने ये स्टार्ट में ही बता दिया था आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम, इंसान और जानवर, इंसान जानवर तो एक ही है खैर, और प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, तो ये कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में, यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स बने होते हैं ये कुछ ऐसे और एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है। ज़्यादातर ये इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो बता रहे हैं कि भाई 98% बायोमॉलिक्यूल्स इनके बने हुए होते हैं।
अब इसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फंडामेंटल टाइप्स दी हुई है बायोमोलिक्यूल्स की, अभी जो हमने डिस्कस किया, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये पूरा चैप्टर इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स पर बेस करता है। तो ये जो टेबल भी दिया हुआ है इसके अंदर अभी आपको इस टेबल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अभी हम जो पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट वाला क्या होता है और इसके कौन से यूनिट्स होते हैं और इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ नीचे यही बता रहे हैं कि भाई ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं अलग अलग सेल के अंदर। तो इसी वजह से और एक सेम बॉडी के अंदर यानी हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं कि लीवर के सेल अलग होते हैं और हार्ट के सेल अलग होते हैं, तो उनके सेल्स में बायोमोलिक्यूल्स भी अलग अलग ही पाए जाते हैं। तो ये एवरेज निकाल के इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं कि कितने परसेंटेज हमारी बॉडी में केमिकल कंपोजिशन रखते हैं अपनी। ये चार्ट आप देख सकते हो। अभी टॉपिक है सिंथेसिस यानी बनना। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना, ब्रेकडाउन मतलब टूटना। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको समझने के पहले मैं समझा देती हूँ। तो माइक्रो मतलब ये मेरी चीज़ें मिट गई हैं सारी यार। अच्छा, एक नाम दिया हुआ है इसमें, मैं पहले लिख लेती हूँ। इसमें नाम दिया गया है एक मैक्रोमोलिक्यूल, एक माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब होता है बड़े, ठीक है। मैक्रो मतलब होता है बिग। मॉलिक्यूल मतलब होता है मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल्स जो साइज़ में बड़े हों, वो मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे एटम से मिलकर बने हों, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स किन से बने होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल से। माइक्रो मतलब शॉर्ट यानी स्मॉल, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। अब ये होते हैं छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। आया समझ? मैं अपनी बायो वाली टीचर की तरह बोलती हूँ। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और दी गई है, पॉलीमर और मोनोमर। ये पॉली जो लफ्ज़ है इसका अपना जो मीनिंग है ना वो है मैनी मतलब ज़्यादा, मर का मतलब है पार्ट्स, ठीक है। मोनो मतलब वन, मर मतलब पार्ट्स। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैनी पार्ट्स, ठीक है। ये एक पॉलीमर है। अब ये किसका मोनोमर है? मतलब ये कार्बोहाइड्रेट कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, ठीक है, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? जिन्हें हम नाम देते हैं ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है। अब बहुत सारे ग्लूकोज जब मिलेंगे ना तो एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जैसे ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे अगर ये लॉन्ग चेन है तो फिर ये एक ग्लूकोज, सॉरी ये है ग्लूकोज। ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं ग्लूकोज के, ठीक है, ये ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं। अब ये तमाम ग्लूकोज के मोनोमर्स जब मिल रहे हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है जो है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो किन से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज के छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसकी भी टाइप्स होती हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना देखो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मॉलिक्यूल से कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है? वो ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन को देख लें, प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है और एक पॉलीमर है। तो ये किन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड एक मॉलिक्यूल है, एक यूनिट है। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक हमारे पास प्रोटीन बनेगा। यानी ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं,
मोनो मतलब एक, तो ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। अब ये मोनोमर्स जो मिले हैं इन्होंने बनाया है एक प्रोटीन। देखो मैंने कहा था कि अभी आपको बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा खुद ही। कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स वगैरह, ये भी छोड़ दो, ये बाद में समझ आएगा। प्रोटीन्स कौन से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। अब वो मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का और वो एक्टिविटीज़ करते हैं तमाम सेल की, और जो लार्ज इन साइज़ होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बिग, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, यानी बिग मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स। वो स्मॉल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनका नाम होता है मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एक पॉलीमर का। जैसे एक अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे पास प्रोटीन बनाएंगे। अब ये जो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं ये कहलाएंगे मोनोमर्स हमारे पास। ये मोनोमर कहलाएगा, ये मोनोमर कहलाएगा। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल जो बना है ये कहलाएगा हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, और इसे हम दूसरा नाम इसका पॉलीमर भी देंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो कहा गया है हमें नीचे के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये, और इसीलिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल जो ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट, यानी जो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, जो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना होता है, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स ऊपर मेंशन हुए हैं ये तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे मैंने बताया। प्रोटीन्स ये वाले जो अभी दिए गए यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये तमाम यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मैं बताती हूँ अभी। अब हम ये देखते हैं कि इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ये कैसे होता है, कि ये कैसे बनते हैं और ये कैसे टूटते हैं। अब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक बना हुआ वाटर का मॉलिक्यूल है। अब अगर ये टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? एक OH माइनस आयन में टूटेगा, और इसका जो दूसरा H है वो प्लस के आयन में टूटेगा। ठीक है, समझ लो कि ये एक छोटा मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का, और ये एक छोटा मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का, तो जिसमें H प्लस और OH माइनस के आयन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक OH ग्रुप इसके पास होगा अपना, एक H ग्रुप इसके एंड पे होगा। अब H माइनस और OH, H प्लस और OH माइनस, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे आपस में। ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा H2O वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल बन के अलग हो जाएगा, तो ये जो दोनों हमारे पास मोनोमर्स है ना, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो, इन दोनों ने जब बॉन्ड बनाया तो ये वाटर निकल गया हमारे पास, ये रहा वाटर, ये निकल गया। तो ये दोनों जब ज्वाइन हुए तो इन्होंने बॉन्ड बनाया, और ये एक कहलाया मोनोमर। ठीक है, अब इनके इसके भी एंड पर ना एक पर H माइनस लगा होगा और एक पर OH प्लस लगा होगा। यार मैं गलत क्यों बोल रही हूँ? वो H माइनस और H प्लस। ठीक है, तो अगर इसमें से और भी लॉन्ग चेन्स होती हैं मोनोमर्स की, जैसे यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल होगा उसमें यहाँ पर ना इसका H लगा होगा और यहाँ पर OH माइनस लगा होगा, तो ये दोनों भी जो है, अब अगर इसको और बॉन्ड्स बनाने हैं ना तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना ये अलग होके वहाँ पर चले जाएगा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल चले जाएगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें वाटर निकल रहा है और दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं, इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन का प्रोसेस, कि जिसमें सिंथेसाइज होता है, यानी एक मॉलिक्यूल बनता है। तो पढ़ते हैं अब हम रीडिंग को भी। हाँ, तो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं किससे? मोनोमर से मिलके बने होते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया। ये
किस तरह होते हैं, ये एक रेलगाड़ी की तरह होते हैं कि जैसे ये ना मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के। अब ये रेलगाड़ी की तरह बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं और ये है किसका, ये पॉलीमर है किसके, ये मोनोमर्स है किसके, प्रोटीन के। एक प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर छोटे 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 इसके मोनोमर्स होते हैं। तो ये एक रेलगाड़ी की तरह किसकी मिसाल है। और अब बैक्टीरिया से लेकर इंसानों के अंदर ये जो मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन सेम होता है। तो ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का, इसके अंदर एक OH माइनस रिमूव होगा एक मोनोमर के अंदर से, ये रहा OH माइनस रिमूव हुआ, और एक H प्लस रिमूव हुआ अनदर मोनोमर्स में से। तो जब ये दोनों आयंस रिमूव हुए तो इन्होंने क्या बना लिया, OH और H प्लस ने मिलके वाटर बना लिया, और वाटर हमारे पास चले जाएगा, ये देखो वाटर जा रहा है दूर, वाटर जा रहा है, और ये इसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं। हाँ, इन लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली है। जब वाटर चले गया है तो इन लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दो मोनोमर ज्वाइन हुए हैं और इसमें वाटर रिमूव हुआ है, ये कहलाता है कंडेंसेशन हमारे पास। और इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी, ठीक है। डिहाइड्रेशन जैसे हमारे जिसम में भी हो जाती है ना जब पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी हो जाती है, पानी चले जाता है, पानी की ब्रेकडाउन हो जाता है जिसमें, और इसमें जो चीज़ बनती है वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक प्रोसेस हमने पढ़ ली है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा था, और जिसका नाम है इस प्रोसेस का कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एक मॉलिक्यूल है बड़ा सा, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसके एंड पर H प्लस लगा हुआ है और OH माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा एक मोनोमर, ये रहा एक मोनोमर, ये रहा एक मोनोमर, ये पूरा बनके क्या बना हुआ है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसके यहाँ पर OH लगा हुआ है और H लगा हुआ है। अब अगर इसको टूटना है, इस बड़े मॉलिक्यूल को टूटना है, तो ये जो OH लगा हुआ है ये यहाँ भी लगा है, इसके यहाँ पर H लगा है, ये OH होगा यहाँ पर H, ऐसे ही। यानी इनके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है ना, वो वाटर को मिलाकर इसका बॉन्ड बनाया हुआ है। अब वो बॉन्ड यहाँ पर भी बना हुआ होगा, यहाँ पर भी, यानी हर जगह बना हुआ होगा। तो जब वाटर क्या करेगा, अब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पर चलता हुआ वाटर का मॉलिक्यूल इधर आएगा, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे अगर यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, जैसे एक OH ने बॉन्ड बनाया हुआ है H के साथ, जैसे यहाँ पर ना वाटर का मॉलिक्यूल है ऐसे, ये देखो, ये मैंने खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई है। इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर जो इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को जोड़े हुए हैं। क्या बना दिया मैंने, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है जो ये जोड़े हुए हैं। अब क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को एक H प्लस में तोड़ेगा और एक इस OH माइनस में तोड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ऐसे ही ये मैक्रो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है वाटर का यहाँ पर बना हुआ था, अब ये बॉन्ड यहाँ भी बना हुआ होगा। जैसे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसने इसका H मिला हुआ है, इसमें इसका OH मिला हुआ है। अब वाटर का मॉलिक्यूल आया यहाँ पे H2O, वाटर का मॉलिक्यूल चलते हुए आया, इसने क्या करा भाई, इसने लड़ाई करवा दी और एक इस OH को अलग कर दिया यहाँ पे और इस H को अलग कर दिया, और ये जो बॉन्ड है, ये जो मॉलिक्यूल है, फिर उससे ये टूट जाएगा। और ये जो प्रोसेस कहलाता है ना, ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है कि जिसमें वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रही है कि वाटर आ रहा है, इसने फड्डा करवाया और फिर इसने लड़ाई करवा के मॉलिक्यूल को तोड़वा दिया।
ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से आया, बीच में आया, इसने लड़ाई करवाई और इसको H+ को अलग कर दिया और इस OH- को अलग करवा दिया। और ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बना हुआ था, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बना हुआ था, तो ये यहाँ पर आके टूट गया। अब रीडिंग को भी थोड़ी खास डाल लेते हैं कि हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल जिसे हम पॉलीमर भी कहते हैं, वो टूट जाते हैं सब यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट में, जिसे हम मोनोमर का नाम देते हैं। इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर आता है, अपनी टांग अड़ाता है और हाइड्रोलाइसिस करवाता है। ये रिवर्स है कंडेंसेशन का, जिसमें वाटर निकल रहा था और बॉन्ड बन रहा था। अब इसमें वाटर आएगा और बॉन्ड टूटेगा। अब इस प्रोसेस के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H+ आयन में और OH- आयन में, जैसे मैंने अभी बताया। ये रहा H+ और OH- के आयन के अंदर ये वाटर टूट रहा है। और इसके अंदर एक एंजाइम भी चाहिए होता है। एंजाइम होता है कि जो काम की स्पीड बढ़ा देता है, जो एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। इसे हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही समझो। तो ये जो रिएक्शन होता है, इसमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा है। बट आप इसमें खाली ये समझो कि इसमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसमें OH ग्रुप अलग हो जाता है। OH ग्रुप एक अलग मोनोमर का होता है और H ग्रुप अलग मोनोमर से अटैच हो जाता है। जैसे ये देख सकते हो कि इसमें OH इस वाले मोनोमर से जुड़ा हुआ है, H वाला इस वाले मोनोमर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो ये बॉन्ड है ये टूट गया है। और ये जो ब्रेकिंग लिंकेज होता है, ये 2 मोनोमर्स के दरमियान होता है। और इस बॉन्ड के टूटने के दौरान एनर्जी भी रिलीज़ होती है, जो और मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर काम में आती है। तो नीचे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई चीज़ बन रही होती है, टूट रही होती है। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो वो बन रहे होते हैं या तो वो टूट रहे होते हैं एक सेल के अंदर। और जब सेल रीबिल्ड होता है, जब सेल अपने आप को बनाता है, तो सेल अपने स्ट्रक्चर्स को बनाता है बहुत सारे। अब हीटोटॉप्स में, जैसे हीटोटॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं। जैसे हम हो गए, हम अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं, यानी प्लांट्स को देख लो, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटो मतलब खुद ही होना, ट्रॉफ मतलब पता नहीं, मज़ा। ट्रॉफ मतलब होता है खाना बनाना। अब इससे बता रहे हैं कि ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होती है, जब हम खाना खाते हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल के अंदर जब तब्दील होता है, तो इसमें जब बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं मोनोमर्स में, छोटे छोटे मोनोमर्स में। और किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? हाइड्रोलाइसिस। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये काम जो ये रिएक्शन करवाता है, वो एक एंजाइम करवाता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब यही मोनोमर्स जब सेल में अगेन आते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। अब फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो कौन सा कहलाता है? कंडेंसेशन, जिसमें एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, किससे मिलकर? मोनोमर से मिलके। अब इन ऑटोट्रोफ्स यानी प्लांट्स के अंदर, ऑटोट्रोफ्स मतलब ऑटो मतलब खुद, ट्रोफ्स मतलब खाना बनाना। अब ये प्लांट्स होते हैं कि जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं सनलाइट के थ्रू। प्लांट के अंदर जो सेल प्रोड्यूस करते हैं मोनोमर्स, वो कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2O, NO3, CO4 और वगैरह वगैरह। अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बाद में जाकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें अभी हमने पढ़ा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस प्रोसेस की ज़रूरत अदर सेल्स को भी पड़ती है जब वो बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, और जब वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एनर्जी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं किसमें? मोनोमर्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हमने भी पढ़ लिया। तो ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। उम्मीद है समझ आया होगा। जो भी समझ नहीं आया हो मुझसे
बिला झिझक बग़ैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।